द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। सो अभी तक हम फार्मिंग में यूज होने वाले दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, पहला है लैंड और दूसरा है लेबर। तो ये दोनों फैक्टर्स की हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से ये फैक्टर्स फार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या इनकी सिचुएशन है। उसके बाद अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, दैट इज यूज्ड इन फार्मिंग, जो कि है कैपिटल। मतलब कि हमने चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, लैंड, लेबर, देन फिजिकल कैपिटल एंड द लास्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल। तो ये हमारा तीसरा वाला फैक्टर है। तो इसमें हम इस तीसरे फैक्टर मतलब कि जो कैपिटल है उसके बारे में समझेंगे। We have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital so that the farmer now needs more money than before. अब हम ऑलरेडी फार्मिंग के काइंड ऑफ दो तरीके देख चुके हैं कि हम सेम पीस ऑफ लैंड पे दो तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसमें कि हम ट्रेडिशनल वेज का ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं है। मान लो ठीक है, एक तरीका आप खेती कैसे कर रहे हो, बहुत ज्यादा मशीनरीज, बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, बट देयर इज अनदर वे जो कि है मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल। और ये जो मॉडर्न फार्मिंग है ये बल्कि ज्यादा यूज हो रही है आजकल इंडिया में, मतलब ज्यादा बड़े लेवल पे आपको देखने मिलेगा कि जिसके पास थोड़ी मतलब नॉर्मल जमीन है, मान लो जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, वो डेफिनेटली मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अब हमें पता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, और ये ज्यादा अच्छा रहता है प्रोडक्शन के मामले में कि अगर आपको कम टाइम में या फिर जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का मतलब क्या है, HYV सीड्स का इस्तेमाल। HYV सीड्स के साथ क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन सब के अलावा मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक में वो जो मशीनरीज हैं, ट्रैक्टर हो गए, थ्रेशर, हार्वेस्टर, ये सारी चीजें किसमें इन्वॉल्व है, किसके अंडर आएंगी, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के। अब होगा क्या कि ये सारी चीजें ना बहुत महंगी है। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी जब हमने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक की बात की थी कि किस तरीके से ये वाली जो मेथड है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ये थोड़े महंगे हैं, इसमें पैसा ज्यादा लगता है। HYV सीड जो हैं वो नॉर्मल सीड से महंगे आते हैं, और जब पर्सन जो फार्मर पुरानी तकनीकों को इस्तेमाल करता है, ओल्ड ट्रेडिशनल वे से जब वो खेती करता है, तो उसको कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड खरीदने की जरूरत नहीं होती। वो काउ डंग और किचन वेस्ट ये सारी चीजों को इस्तेमाल करके अपनी जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। बट अगर वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के साथ जाता है तो उसको फर्टिलाइजर का खर्चा अलग से लगेगा, पेस्टिसाइड का खर्चा अलग से लगेगा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो है वो महंगी हैं, उसमें ज्यादा पैसा लगता है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल फार्मर्स कैसे होते हैं। उनके पास छोटी सी पीस ऑफ लैंड होता है, 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन इनके पास होती है, और ये अपनी जमीन से मुश्किल से इतना उगा पाते हैं कि अपने 2 वक्त का जो खाना है वो जुटा पाए। मतलब बहुत ज्यादा अच्छी इनकम इनको अपनी जमीन से नहीं मिल पाती, क्योंकि ये मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पा रहे हैं। इसका मतलब कि इनकी सेविंग बहुत कम होती है, ये मुश्किल से ही कुछ सेव कर पाते हैं। जब सेव कुछ नहीं होगा तो फिर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स इन सारी चीजों के लिए, इन सारी चीजों को खरीदने के लिए पैसा कहां से होगा। तो इनको जो स्मॉल फार्मर्स हैं इनको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार पे लेना पड़ता है। हमने बात की थी डाला एंड रामकली की, तो उसमें भी हमने देखा था कि कैसे वो दोनों अपनी अपनी सिचुएशन बताते हैं कि किस तरीके से वो कर्जे के अंदर दबे पड़े हैं, उन्हें कर्जा लेना पड़ रहा है। So they borrow from large farmers or the village moneylanders or the traders who supply various inputs for the cultivation. अब ये जो small farmers हैं ये कहाँ से पैसे उधार लेते हैं, या तो ये उन बड़े फार्मर्स से पैसा उधार लेते हैं, मतलब जिनके पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, तो उन लोगों से स्मॉल फार्मर्स पैसा उधार ले लेते हैं। या फिर विलेज मनी लैंडर होता है, गांव में एक पर्सन ऐसा होता है जो कि 1-2 पर्सन कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैसा उधार पे ही देते हैं, उनका काम ही ये है कि वो पैसा उधार पे दे रहे हैं। मनी लैंडर, मनी मतलब पैसा, लैंडर मतलब जब आपको कोई चीज उधार पे दी जाए, तो पैसे को उधार पे जो लोग देते हैं कभी कभी उनसे स्मॉल फार्मर्स उधार पे ले लेते हैं। या फिर इसके अलावा कि ऐसे ट्रेडर्स जो कि इन इनपुट्स को, जो खेती में यूज होने वाले इनपुट्स हैं, अगर उन्हें मतलब अगर स्मॉल फार्मर्स को मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है या फिर इन जनरल बीज वगैरह खरीदना है या कोई भी चीज खरीदनी है, तो उनके पास सेविंग नहीं है, तो वो लोग उधार ले रहे हैं।
तो कभी कभी क्या करते हैं वो लोग कि जिन लोगों से वो सामान खरीद रहे हैं, जैसे किसी दुकान पे वो बीज खरीदने गए, ठीक है, एक दुकान वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे जो स्मॉल फार्मर है वो सीड खरीदने का गया। अब फार्मर ने बोला कि भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बट मुझे बीज तो चाहिए, अगर मैं बीज ही नहीं होंगे मेरे पास तो मैं खेती कैसे करूंगा, तो उसको बीज चाहिए। तो उसने बोला कि भैया अभी मुझे आप बीज दे दो, उधार पे दे दो, मैं इसका पैसा आपको चुका दूंगा, जैसे ही मेरी फसल होगी, मेरी फसल पक के तैयार होगी, मैं उसे बेचूंगा तो मैं आपको आपका पैसा जो है वो लौटा दूंगा। तो मतलब वो दुकानदार से ही, जिस पर्सन से वो सामान खरीद रहा है, इनपुट खरीद रहा है, उसी से वो उधार ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी उधार पे ले सकते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स के हमने 3 तरीके पढ़े कि किस तरीके से वो उधार ले सकते हैं, या तो बड़े फार्मर से, या फिर गांव के मनी लैंडर से, या फिर वो जिन लोगों से सामान खरीद रहे हैं उन्हीं से वो उधार पे सामान ले लें। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई। बट अभी दिक्कत क्या है ना कि मतलब ये जितने भी तरीके हैं, चाहे लार्ज फार्मर हो, चाहे मनी लैंडर हो, चाहे ये दुकान वाले हो, ये सारे लोग ना उधार बहुत हाई रेट पे देते हैं। मतलब कि इस पे इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। मान लो वो कह रहे हैं कि कोई पर्सन 1000 रुपए का लोन ले रहा है, स्मॉल फार्मर क्या कर रहा है, 1000 रुपए का लोन ले रहा है। तो हमने पढ़ा था कि भाई धनिया जो है एक फार्मर है, इसके पास अपनी जमीन है, और धनिया से जो है मिर्च, यहाँ पे मिर्च क्या कर रही है, धनिया से पैसे उधार ले रही है 1000 रुपए। अब धनिया ने क्या बोला कि ठीक है मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, बट इस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करूंगा, इस पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 30%। 30% बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जब मिर्ची को 1000 रुपए लौटाने होंगे तो सिर्फ 1000 रुपए नहीं लौटाने होंगे, बल्कि उस पर 30 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब धनिया ने मिर्ची को कितने दिए, 1000, बट मिर्ची को लौटाने कितने पड़ेंगे, 1000 का 3%, 30%। मतलब 1300 रुपए मिर्ची को लौटाने हैं, ये 300 रुपए का इंटरेस्ट है। तो अब देखो 300 रुपए कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। जब वो 1000 रुपए उधार पे ही ले रही है और उस पर 300 रुपए उसको एज इंटरेस्ट देना है, तो इसके लिए और मुश्किल हो जाएगा, मिर्च के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पैसे को लौटाना, ठीक है। अगर मान लो 10% का इंटरेस्ट होता तो भी चलो कितना होता, लगभग 1100 रुपए होते, या फिर 5-6% का होता तो वो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर पाती, मिर्ची जो है वो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर पाती कि हाँ मैं इतना पैसा जो है दे सकती हूँ एज इंटरेस्ट। बट ये लोग क्या करते हैं, जैसे धनिया जैसे लोग हैं जो बड़े फार्मर्स हैं, मनी लैंडर्स हैं, ये बहुत हाई चार्ज करते हैं, और जो कि लोगों को मुश्किल बना देता है पैसे को वापस करने के लिए। वो बर्डन में फंसते जाते हैं। जैसे मिर्ची अब 1000 रुपए तो वो उधार पे ले रही है, 300 रुपए उसे एज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब अगर उसकी इतनी क्षमता होती तो पैसे उधार लेती क्यों, तो 300 रुपए उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। जब वो जैसे तैसे तो 1000 रुपए जुटा पाएगी पैसे वापस करने के लिए, फिर उसे याद आएगा अरे इंटरेस्ट भी देना है, तो वो 300 रुपए कहां से लाएगी। तो हो सकता है उन 300 रुपए को देने के लिए किसी और से उधार ले ले कि मुझे उसका इंटरेस्ट देना है, तो आप मेरे को 300 रुपए उधार पे दे दो, तो वो फंसती जाएगी इस जाल में, राइट। तो बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए इस तरीके से, जब लोन लेते हैं तो उस लोन को चुकाना मुश्किल हो जाता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे देम। अब मैंने बताया आपको कि किस तरीके से जब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है लोन पे, तो उन लोगों के लिए जो लोन ले रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस लोन के पैसे को वापस करना, राइट। तो सविता इज अ स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो सविता जो है वो एक छोटी फार्मर है, मतलब इसके पास छोटा जमीन का टुकड़ा है। कितना छोटा है, सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन सविता के पास है। Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. अब खेती करने के लिए उसको सीड चाहिए, मतलब बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, ये सारी चीजें तो चाहिए ही। इनके साथ साथ उसे कैश भी चाहिए ताकि वो पानी खरीद सके। मतलब कि अब उसके पास तो छोटी सी जमीन है, मतलब उसके पास अपना ट्यूबवेल वगैरह लगाने का पैसा नहीं होगा, तो वो कहीं और से, किसी और के ट्यूबवेल से पानी अपने खेत में लाएगी, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को पैसे देने पड़ेंगे। तो पानी देने के लिए, अपने खेत में पानी देने के लिए उसको पैसा चाहिए जिस पर्सन को पे करेगी। इसके साथ साथ उसके जो टूल्स हैं, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मतलब जो सामान है उसके जिनसे वो खेती करती है, वो भी खराब हो चुके हैं, ठीक है। तो उनको रिपेयर करवाना है, उनको ठीक करवाना है, तो ठीक करवाने के लिए भी उसको पैसे चाहिए। तो उसको सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें तो चाहिए ही, बट उसके साथ कैश की भी रिक्वायरमेंट है।
She estimates that the working capital itself would cost a minimum of rupees 3,000. अब जो सविता है उसने ये एस्टिमेट लगाया, उसने ये अनुमान लगाया कि जो वर्किंग कैपिटल है, मतलब कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और सीड, ये सारी चीजें मिलके लगभग उसको 3,000 रुपए की जरूरत होगी इन चीजों को खरीदने के लिए. शी डजंट हैव द मनी, बट उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन चीजों को खरीद सके. सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर. तो फिर क्योंकि सविता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ये सारी चीजें खरीद पाए, तो उसने डिसाइड किया कि वो तेजपाल, जो कि एक फार्मर है, बड़ा फार्मर है, उससे वो पैसे उधार लेगी. तेजपाल सिंह agrees to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months, which is a very high interest rate. अब तेजपाल ने सविता को पैसे देने के लिए हाँ तो कर दी कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार पे दे दूंगा, बट उसने क्या कंडीशन रखी कि मैं तुम्हें 3,000 रुपए 24% इंटरेस्ट पे दूंगा, और वो 24% इंटरेस्ट भी कितने का है, सिर्फ 4 महीने का. तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है. मतलब सविता को पैसे मिलेंगे तेजपाल से कितने, 3,000 रुपए, बट 4 महीने बाद ही सविता को लौटाना कितना पड़ेगा, 3,000 पे 24%, मतलब 720 रुपीज जो है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इसका मतलब तेजपाल से पैसे मिले 3,000, लौटाने कितने पड़ेंगे, 3,720. इतने रुपए जो है उसको वापस लौटाने पड़ेंगे. तो लगभग 1,000 के करीब ही हो गया, मतलब 720. इतने ज्यादा रुपए उसे एज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना. तो ये काफी ज्यादा बर्डन हो जाएगा सविता के ऊपर. और सिर्फ इतना ही नहीं, तेजपाल ने एक और कंडीशन रखी. सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे. और तेजपाल ने क्या कहा कि देखो, मैं तुम्हें 3,000 रुपए का लोन दे रहा हूं, तुम्हें 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे लौटाना होगा 4 महीने के लिए, ठीक है. वहीं इसके साथ साथ जब हार्वेस्ट सीजन होगा, मतलब जब फसल को काटने वाला सीजन होगा, तो तुम्हें मेरे खेतों पे एज फार्म लेबरर काम करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें वेज कितनी दूंगा, 100 रुपए पर डे. हमने देखा था कि मिनिमम सेट क्राइटेरिया क्या है, गवर्नमेंट ने कितना सेट क्राइटेरिया सेट कर रखा है वेज के लिए, 300 रुपए, कि तुम्हें पर डे मिनिमम कम से कम 300 रुपए जो है लेबर को देने हैं. बट तेजपाल कितना देगा, सिर्फ 100 रुपए पर डे के हिसाब से सविता से काम करवाने वाला है हार्वेस्ट सीजन में. तो मतलब इतनी आसानी से सविता को लोन नहीं मिल रहा है, बहुत हार्श कंडीशंस उसके ऊपर थोपी जा रही हैं. एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो, तो डेफिनेटली ये वेज बहुत ज्यादा कम है. सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for तेजपाल सिंह. अब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, सविता के पास पैसे हैं नहीं, तेजपाल से उसे उधार लेनी पड़ेगी, और तेजपाल बहुत बुरी कंडीशंस रख रहा है, 24% का इंटरेस्ट लगा रहा है, और 100 रुपए पर डे पे हार्वेस्ट वाली सीजन में अपने यहाँ काम करने के लिए बोल रहा है. तो सविता को पता है कि ये सब करना बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है. जब हार्वेस्ट सीजन होगा तो सविता के खुद के खेत में भी तो फसल खड़ी होगी जिसको उसे काटना होगा. हार्वेस्ट सीजन से तेजपाल के लिए थोड़ी आएगा, हार्वेस्ट सीजन सविता के लिए भी होगा. जो सविता के खेत में फसल खड़ी है उसको सविता को काटना पड़ेगा. तो सविता के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कि पहले वो अपने खेत में कटाई करे, अपने खेत में जो फसल है उसको हार्वेस्ट करे, उसके बाद तेजपाल के खेत में भी जाए कटाई करने के लिए. तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सविता को. अब आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि सविता तेजपाल से क्यों ले रही, किसी और से जाके ले ले जो मतलब थोड़ा अच्छा बंदा हो. बट दिक्कत है कि कोई अच्छा है ही नहीं, सब तेजपाल जैसे हैं, सब बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सब इसी तरीके की फालतू कंडीशंस जो है वो रखेंगे कि तुम्हें हमारे यहाँ लेबर की तरह काम करना पड़ेगा. हो सकता है तेजपाल कम से कम 100 रुपए पर डे की बात तो कर रहा है, कोई ऐसा हो जो कि कहे कि तुम्हें मेरे यहाँ फार्म लेबर की तरह काम करना पड़ेगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मुझसे लोन ले रखा है. तो उसे लौटाने के लिए तुम क्या करोगे, मेरे यहाँ एज फार्म लेबर काम करोगे. ये भी कंडीशन हो सकती है. तो मतलब सब इसी तरीके के हैं, कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो सही कंडीशंस में लोगों को लोन दे दे. इसीलिए अगर हम ये सोचे कि सविता किसी और के पास क्यों नहीं जा रही, तो अगर सविता किसी और के पास भी जाएगी तो भी सविता की कंडीशन सेम ही रहने वाली है. द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम. अब हार्वेस्ट का टाइम जो है बहुत बिजी होता है, बहुत काम होता है, फसलें काटनी होती हैं, और उसके बाद मतलब जैसे आपने फसल काट ली, मान लो गेहूं है, तो पहले तो उसको काटने में बहुत मेहनत लगती है. काट लिया, उसके बाद उसको मतलब उसकी थ्रेशिंग भी करनी है, बीजों को अलग करना है पौधे से,
सफाई वगैरह करनी है तो बहुत काम होते हैं। तो हार्वेस्ट वाला सीजन काफी बिजी टाइम होता है, लोग बहुत बिजी रहते हैं उस टाइम पे खेतों में। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब सविता जो है वो लगभग मतलब 3 बच्चों की माँ है। सविता के 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चों के माँ होने के साथ साथ उसके पास घर की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर के काम भी होते हैं। तो ओवरऑल सविता के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हाउस होल्ड की। उसको अपने घर में बच्चे भी संभालने हैं, घर का सामान जो है काम है वो सब भी देखना है, और उसके साथ साथ अपने खेत में भी काम करना होगा और तेजपाल के यहाँ पे भी जाके काम करने होगा। तो आप सिचुएशन सोच सकते हो कितनी ज्यादा बुरी कंडीशन सविता की होगी। Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. But सविता के पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है। वो इन सभी कंडीशंस से होके गुजरने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि एक छोटे किसान के लिए लोन पाना बहुत मुश्किल है। लोग एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, इस तरीके की कंडीशंस रखते हैं, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और ये सिर्फ तेजपाल नहीं करेगा, ये सारे ही फार्मर्स, सारे ही मनी लैंडर्स कर रहे हैं। तो स्मॉल फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और सविता के पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। उसको ये सारी सिचुएशन, ये सारी कंडीशन से होके गुजरना पड़ रहा है मजबूरी में। Then in contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. अभी ये बात हमने की किसकी, स्मॉल फार्मर की फर्स्ट पॉइंट में। बट अगर बात करें जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, उनकी कंडीशन थोड़ी बेटर होती है। वो अपने खेत से लगभग इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो अपना पेट भी भर लें और वो थोड़ी सेविंग भी कर लें, कुछ पैसा बचा भी लें। तो इनकी कंडीशन थोड़ी बेटर होती है। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और इसीलिए वो अपने खुद के पैसों से, खुद की सेविंग से कैपिटल जो भी रिक्वायर्ड होती है, सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, और जो भी उन्हें कुछ भी पैसे की जरूरत है, वो खुद के पैसों से वो मैनेज कर लेते हैं। उन्हें कहीं से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग? इनके पास खुद की सेविंग कैसे है? तो इसका रीजन यही है कि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं। बहुत बड़ी जमीनें हैं तो वो बहुत मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल करके ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं तो उनके पास ज्यादा पैसा आता है। और वैसे भी कि बहुत बड़ी जमीन है तो उनको घर के लिए मतलब थोड़ा सा ही सामान चाहिए, थोड़ा सा ही अनाज उनको घर के लिए चाहिए। बाकी जो बचा वो तो एक्स्ट्रा है, वो तो ओवर एंड अबव है, और उस एक्स्ट्रा को वो जाके मार्केट में बेच आते हैं, जिससे उन्हें काफी मोटा पैसा मिलता है। बट स्मॉल फार्मर के साथ क्या होता है, जितना उनके खेत में उगता है वो लगभग उतना ही अपने घर के लिए यूज कर पाते हैं। उनके पास इतना एक्स्ट्रा बचता ही नहीं है, या बहुत कम एक्स्ट्रा बचता है जिसे वो बाहर मार्केट में बेच पाते हैं। तो ये वजह है कि जो स्मॉल फार्मर है वो अपनी सेविंग नहीं कर पाता। यू शुड फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। आप नेक्स्ट सेक्शन में इसका आंसर जो है जानोगे। खैर मैंने भी आपको बता दिया इस सेक्शन में ही कि क्या रीजन रहते हैं, और डिटेल में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार का सेक्शन दे रखा है, मतलब अभी तक हमने जो भी कहानी पढ़ी उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इस तरीके से आप रिवाइज करोगे और क्या क्या आपने पढ़ा वो आप देखोगे इसमें। We have read about the 3 factors of production: land, labor and capital. Yes, we have discussed all the 3 factors. जो लैंड है, लेबर एंड कैपिटल है, इन तीनों को हमने डिस्कस कर चुका है। एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग, और इनका इस्तेमाल कैसे होता है फार्मिंग में वो भी हमने देख चुका है। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। अब नीचे कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको इन्हें फिल करना है। Among the 3 factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production. अभी तक हमने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों में ही हमने जाना कि लेबर ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि काफी अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब काफी मात्रा में अवेलेबल है। देखो जब हमने लैंड वाला सेक्शन पढ़ा था तो उसमें तो शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि लैंड इज फिक्स्ड, मतलब कि लैंड बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लैंड तो मात्रा में फिक्स है। कैपिटल भी एक तरीके से फिक्स है, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, पैसा कम है तो पैसे के हिसाब से ही आप कैपिटल खरीद सकते हो, तो कैपिटल भी काइंड ऑफ फिक्स है। बट लेबर मात्रा में ज्यादा है, लेबर काम के मुकाबले ज्यादा है। कैसे? मान लो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया एक तरीके से ये कि एक खेत है, खेत में जरूरत है, मान लो बड़ा फार्मर है ये कोई, और इसके खेत में कितने लोगों की जरूरत है? 20 लोगों की जरूरत है। बट काम मांगने के लिए कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? 50 लोग काम मांगने के लिए इसके पास आ रखे हैं। इसका मतलब लेबर एक्स्ट्रा अवेलेबल है ना, जरूरत तो सिर्फ 20 लोगों की है, पर इसके पास काम मांगने कितने लोग आ रखे हैं? 50 लोग। ठीक है, इसका मतलब 30 लोग ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, उनको जॉब यहाँ पे तो नहीं मिली बट दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समथिंग। तो हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लेबर है वो मात्रा में ज्यादा है,
जितने काम की जरूरत है उससे ज्यादा हमारे पास लेबर अवेलेबल है। अमंग द 3 फैक्टर्स, चलो ये तो हो गया। उसके बाद है देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबरर इन द विलेजेस वेयर एज द अपॉर्चुनिटीज टू वर्क आर लिमिटेड। तो ये वही अभी मैंने आपको बताया कि भाई जरूरत है 20 लोगों की, बट काम करने के लिए कितने अवेलेबल हैं? 50 लोग आके कह रहे हैं कि भाई हम आपके खेत में काम कर लेंगे, हम आपके खेत में काम कर लेंगे, बट जो फार्मर है वो तो अपने खेत में सिर्फ 20 लोगों को रखेगा। तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो लिमिटेड है, भर्ती सिर्फ 20 लोगों की होगी, मतलब काम पे सिर्फ 20 लोगों को रखा जाएगा और लोग इतने सारे हैं, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है एंड कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। अब ये चीज क्या करती है? कंपटीशन क्रिएट करती है। इसका कहीं ना कहीं एक और फैक्टर हमने पढ़ा था, एक और इससे जुड़ी हुई एक चीज हमने पहले पढ़ चुकी है कि किस तरीके से डाला जो है वो इतने कम पैसों पे भी काम करने के लिए क्यों तैयार था, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल हु आर लुकिंग फॉर द सेम वर्क। 20 लोगों का काम, 20 लोगों की जरूरत है, 50 लोग आए हैं काम मांगने के लिए। अब सब लोगों को ये डर है कि अगर हम कम पैसे में मान गए तो अच्छा है, नहीं तो जो फार्मर है वो किसी और को काम पे रख लेगा। इसीलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है और लोग कम वेजेस पे भी काम करने को तैयार हो रहे हैं। अब आगे क्या है? दे बिलोंग टू ईदर लैंडलेस फैमिलीज और, अब फिल इन द ब्लैंक है, ये हमने पढ़ चुका है कि देखो ये जो लेबरर्स होते हैं वो 2 फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, या तो वो लैंडलेस फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, ऐसी फैमिलीज जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, या तो ऐसे फैमिलीज से बिलोंग करते हैं जिसके पास जमीन तो है बट बहुत छोटी है, बहुत स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है। हम कह सकते हैं यहाँ पे बिलोंग टू इधर लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज विद वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, या फिर लैंडलेस फैमिली और स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, क्योंकि उनकी जमीन इतनी छोटी होती है कि वो अपने घर का पालन नहीं कर पाते हैं, वो मुश्किल से अपने 2 वक्त की रोटी जो है वो कमा पाते हैं और अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए, अपने घर को सही से चलाने के लिए उन्हें कहीं और काम करना पड़ता है, वो एज लेबरर कहीं और जाके काम कर लेते हैं। इसीलिए दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ। और ये जो लेबरर्स होते हैं इनको बहुत कम वेज, दिहाड़ी जो है वो दी जाती है और इनकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है, ये बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ को जीते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, land is scarce factor of production. Cultivated land area is dash. तो एक fill in the blanks तो मैंने चलो खुद ही पूरा कर दिया। In contrast to labor, अब हम बात करेंगे सेकंड की। लैंड जो है वो स्केर्स फैक्टर है, क्योंकि हमें पता है लैंड इज फिक्स्ड। स्केर्स मतलब जो लिमिटेड चीज है, इसका मतलब लैंड फिक्स्ड है, मतलब लैंड लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है? कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज डैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज फिक्स्ड, क्योंकि जितने जमीन पे खेती होती है वो क्या है? वो फिक्स्ड एरिया है। मोरोवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश अमंग द पीपल एंगेज्ड इन फार्मिंग। अब इस डैश में आपको 2 शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, इन दोनों में से एक चीज चुननी है, इक्वली या अनइक्वली। ये बोल रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग लैंड है जिसपे खेती होती है वो लोगों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्शन पढ़ा था, उसमें हमने क्लियरली डिफाइन किया था, मतलब डिस्कस किया था कि जो एरिया है पालमपुर में लैंड एरिया वो अनइक्वली, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटी छोटी जमीनों पे खेती कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ी जमीनों पे खेती कर रहे हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अनइक्वली अमंग द पीपल एंगेज्ड इन फार्मिंग। There are a large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in conditions not much better than the landless farm laborers. तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल फार्मर्स हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, वो छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स पे खेती करते हैं और उनकी कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है, लगभग वैसी ही है जैसे कि लैंडलेस फार्म लेबरर्स की है। To make the maximum use of the existing land, farmers use multiple cropping and modern farming methods. तो फार्मर्स क्या करते हैं? अपनी लैंड से मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए वो क्या करते हैं? वो मल्टीपल क्रॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो अपनी लैंड में एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाते हैं। उसके साथ साथ वो मॉडर्न टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं। जो भी क्रॉप उगाते हैं उसके लिए HYV सीड्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें वो यूज करते हैं ताकि उनको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके अपने उस फिक्स्ड लैंड से। So both these led to increase in production of crop। और ये दोनों ही चीजें मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो हैं ये क्या कर रही हैं? ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ क्या? कैपिटल। तो ये चीज भी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। जो भी हम अभी तक पढ़ के आए हैं वो सेम चीजें यहाँ पे बस आपको फिल करनी है।
तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड हमें पता है कि इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायर होती है, भाई हमें पैसा चाहिए, हमें HYV सीड्स खरीदने हैं तो वो भी महंगे आते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, साथ साथ मशीनरी हमें खरीदनी है, तो इन सब में पैसा बहुत लगता है। Small farmers usually need to borrow money to arrange for the capital and are put to great distress to repay the loan। और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनके पास ज्यादा सेविंग तो होती नहीं है, तो कैपिटल को खरीदने के लिए, कैपिटल को अरेंज करने के लिए उन्हें पैसे उधार पे लेने पड़ते हैं, और इस उधार की वजह से उनकी जिंदगी और ज्यादा बेकार हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत में चली जाती है। Therefore, capital too is a scarce factor of production। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल है वो भी स्कैर्स है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई कैपिटल को खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए और पैसा लिमिटेड है। इसका मतलब कि आप जितना मर्जी कैपिटल नहीं खरीद सकते हो, आपके पास एक लिमिटेड स्कोप है, या फिर आप लिमिटेड अमाउंट में ही कैपिटल को खरीद सकते हो। मान लो भाई बीज है, ठीक है, बीज खरीदने हैं, अब आप मन चाहो तो चलो 100 केजी बीज खरीद ले, या जो भी है, 100 केजी तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब मान लो कितने भी, मतलब मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है कि 1 हेक्टेयर में कितने बीज की रिक्वायरमेंट होती है, बट आप आइडिया लगा लो कि आपको मन कर रहा है कि आप इतने ज्यादा ले लो, चलो 100 ही ले लो, आपका मन कर रहा है कि हम 100 केजी बीज जो है, 100 केजी जो बीज है वो जमीन में उगाएंगे, बट आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप उतना ले सको। आपके पास पैसे जो है वो 20 केजी खरीदने के हैं कि 20 केजी खरीद सको और उसके बाद उगाओ। तो हर चीज ना, मतलब ये जो पैसा है ये चीज को लिमिट कर देता है कि आप कितनी कैपिटल खरीद पाओगे। तो कैपिटल भी एक तरीके से लिमिटेड है, और स्पेशली स्मॉल फार्मर्स के लिए ये चीज और ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा लिमिटेड है, उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं है, राइट। अब आगे है, दो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्केर्स, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब भले ही लैंड एंड कैपिटल दोनों ही ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि लिमिटेड है, स्केर्स है, बट इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। One is a natural resource and whereas another is man-made। अब कौन सा natural resource है और कौन सा man-made है? Dash is a natural resource। तो natural resource तो land है, definitely जमीन कहीं पे फैक्ट्रियों में तो बनती नहीं है, इंसान तो जमीन को बनाता नहीं है, तो land is a natural resource। Whereas बाकी बचा क्या? Capital। Capital is man-made। Capital क्या है? मान लो आप मशीनरी खरीद रहे हो, आप टूल्स वगैरह खरीद रहे हो। HYV सीड्स भी कहीं ना कहीं इंसानों की देन है, क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने सीड्स में कुछ ना कुछ चेंज किया है ना, और उस सीड्स को साइंटिफिकली कुछ ऐसा बनाया है जिससे कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो कहीं ना कहीं आप कुछ हद तक उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। खैर वो तो मतलब मोर नेचुरल है वैसे, पर हाँ HYV में क्योंकि साइंटिस्ट ने उसमें चेंजेस किए हैं तो हम उसको मैन मेड में भी कंसिडर कर सकते हैं सीड्स को, HYV वाले कोई, पर आप उसको रहने दो। मेनली तो टूल्स वगैरह हैं, टूल्स हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें किसने की हैं? इंसानों ने बनाई है। ये तो इंसानों ने ही बनाई है ना, तो ये किस में होंगी? ये मैन मेड में होंगी। इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल वेयर एज लैंड इज फिक्स्ड। तो आप कैपिटल को फिर भी कहीं ना कहीं आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप इंक्रीज कर सकते हो। भाई आपके पास आज एक मशीन है, एक ट्रैक्टर है, तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि कल ज्यादा पैसा आ गया तो आप 1 से 2 ट्रैक्टर कर लोगे, एक और ट्रैक्टर खरीद लोगे, बट लैंड तो फिर भी फिक्स्ड ही रहनी है। Therefore, it is very important that we take good care of the land and other natural resources used in farming। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लैंड को ध्यान से रखें, क्योंकि वो हमारे पास लिमिटेड है, उसको हम नया नहीं बना सकते, उसको हम बड़ा नहीं कर सकते, तो उसे हमें बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हैं फार्मिंग में, उन सब की हमें केयर करनी पड़ेगी। पानी को भी बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है खेतों में, जैसे ट्यूबवेल वगैरह आ गए हैं अब तो लोग क्या करते हैं, पानी चला के छोड़ देते हैं, जमीन से पानी निकले जा रहा है और बहे जा रहा है। कभी कभी इतने पानी की उनके खेतों को जरूरत नहीं होती, फिर भी वो पानी चलाते रहते हैं और वो नालियों में जाता रहता है। तो हर चीज को हमें सही तरीके से यूज करना है ताकि ये चीजें सस्टेन कर पाए। हम लैंड को यूज करते करते उसकी ऐसी हालत ना कर दें कि वो कुछ साल बाद बंजर हो जाए और आने वाली जनरेशन कुछ भी ना उगा पाए। तो हमें ऐसी कंडीशन नहीं करनी है। हमें अपने जो ग्राउंड वाटर्स है, जो हमारे एक्यूफायर्स है, उन्हें खाली नहीं करना, पता चले कि प्यासे मर रहे हैं कुछ साल बाद हम। तो ये सारी चीजों को हमें बहुत ध्यान से यूज करने की जरूरत है। तो आई होप कि आपको भी अच्छे से ये वाला सेक्शन समझ आ गया होगा कि कैपिटल जो भी नीड होती है उसकी फार्मिंग में किस तरीके से वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा, इसके बाद अभी तक जो भी हमने स्टोरी पढ़ी उसको हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया, हर एक टॉपिक को कहीं ना कहीं इस फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए हमने टच कर लिया और हमारी रिविजन अच्छी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मिंग वाले सेक्शन का लास्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे।